अब हमें देखना है, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था एस्टिक अम्ल और एथेनॉल पूरा कंप्लीट कर लिया था। एस्टरीकरण अपक्रिया पढ़े थे क्या? एस्टरीकरण अपक्रिया में क्या था? CH3 COOH और क्या मिला दिया गया था? C2H5OH किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। इससे बना क्या था? इससे बना क्या था? एथिल एसीटेट। और इसी एथिल एसीटेट को क्या कहा गया था? एस्टर। क्या कहा गया था? एस्टर। तो यह था एस्टर। और इस एस्टर बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एस्टरीकरण। इस एस्टर बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एस्टरीकरण। देखिए अब हमें पढ़ना है उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक। उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक। अब ध्यान से सुनिए, इसमें दो चीजों को शामिल करते हैं, दोनों के लिए सब कुछ सेम चलता है, तो इसलिए एक चीज को पढ़ते हैं, एक चीज को नहीं पढ़ते। देखिए, एक होता है साबुन, एक होता है अपमार्जक। अभी शांत होकर केवल इधर देखें, बाकी ध्यान ना भटकाएं। अपमार्जक, यहां से एक क्वेश्चन सीधे आएगा 4 नंबर का। 90% चांस है कि वह क्वेश्चन आए। साबुन की स्वाच्छीकारक क्रिया, साबुन की स्वाच्छीकारक क्रिया नहीं गई सब, इससे भी साबुन की स्वाच्छीकारक क्रिया आएगा एक क्वेश्चन। साबुन क्या होता है? सुनिएगा, साबुन जो होते हैं उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक। अच्छा, साबुन का सूत्र लिखता हूं, उससे समझिए। C17 H35 COO Na, यह साबुन का अणुसूत्र है। क्या है? यह क्या है? देखिए, यह सोडियम लगा है। क्या लगा है? सोडियम। या फिर यह भी सूत्र होता है C17 H35 COO K, यह क्या लगा है? पोटेशियम। और यहां पर COO है, इसका मतलब पहले क्या रहा होगा? H। क्या रहा होगा? H। यानी कि कौन सा समूह रहा होगा? कार्बोक्सिलिक। कौन सा समूह? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह रहा होगा। हाँ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह रहा होगा। जब इसमें सोडियम मिल गया होगा, धातु मिल गई, तो यह क्या बन गया? अम्ल में जब धातु मिलाते हैं तो क्या बनता है? लवण। क्या बनता है? लवण। तो अच्छा, यहां पर इसे कहा जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक। क्या कहा जाता है? मोनो माने यहां पर COO कै बार आया है? मोनो माने एक होता है, मोनो माने एक। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं? लवण। कौन? साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं? लवण होते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं? लवण। जैसे मैं एक अम्ल लिखूं HCl और इसमें जोड़ दूं Na, सोडियम, तो क्या बनेगा? NaCl। अब प्लस क्या बनेगा? H2। यह बताएं, यह Cl अम्ल से बना लवण है क्या? यह इसी प्रकार यह किससे बन रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना हुआ क्या है? लवण है। तो साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं? लवण होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं? लवण। अच्छा, ये बताइए C17, अगर C17 लिखना है तो बताइए श्रृंखला छोटी होगी कि बड़ी? और जितनी बड़ी श्रृंखला होगी, जितना ज्यादा कार्बन होगा, उतना अणुभार क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब ये अणुभार कैसे अणुभार वाला यौगिक है? उच्च अणुभार वाले। तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण, कैसे लवण? सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन। क्या कहलाते हैं? साबुन। ठीक है, अगर यही लवण होता अमोनियम या सल्फोनेट, अमोनियम लवण या फिर क्या सल्फोनेट लवण होता, तो इसे हम साबुन की जगह पर क्या कहते हैं? फिर अपमार्जक। ठीक है, सल्फोनेट। अब ध्यान दीजिएगा, पहले केवल सुनिए, अभी आपको पढ़ना है साबुन के बारे में, आपकी इससे आएगा मतलब क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा।
तो सबसे पहले साबुन क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण होते हैं? अम्लों के कौन से लवण होते हैं? सोडियम और पोटेशियम। अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, फिर सुनिएगा। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं कौन? साबुन। अपमार्जक यहां पर लिखते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक, जी क्या हो गया? अच्छा, मोनो ला भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक देखिए, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, अभी रुक के, अभी पहले सुन लीजिए। अमोनियम, नहीं तो उतार लीजिए। अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। नोट कर लीजिए दोनों। इसके नीचे लिख लीजिएगा स्टार बनाकर। यह मृदु जल में विलय होता है। यह मृदु जल में विलय होता है या घुलनशील होता, लिख सकते हैं। यह मृदु जल व कठोर जल दोनों में विलय होता है। घुलनशील लिख लीजिए। अच्छा, घुलनशील। दोनों में घुलनशील होता है। यह मृदु जल व कठोर जल दोनों में घुलनशील। अच्छा, मृदु जल जिसमें लवणता, मतलब जिसमें ना मैग्नीशियम या कैल्शियम ये जो तत्व होते हैं अधिक मात्रा में नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? मृदु जल। और जब यही अधिक मात्रा में हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? कठोर जल। अब देखिए साबुन का निर्माण, उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? साबुनीकरण। परीक्षा में क्वेश्चन आता है साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, तो कह दीजिएगा साबुन से नहाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ये लिख के आएंगे? नहीं लिख के आएंगे गधा। देखिए, साबुन का निर्माण, हाँ, या इसी को कहते हैं साबुनीकरण। कौनो परिभाषा है, कुछ ना याद आए तो क्या लिख के आएंगे बताऊं? लिख के आइएगा, रंगदारी के बात नकारा सगरो बाटे हाला। उसके बाद साबुन का निर्माण। सुने साबुन का निर्माण कैसे होता है? ये एक रासायनिक अपक्रिया लिखता हूं, रासायनिक अपक्रिया लिखता हूं साबुन के निर्माण की। वह देखिए C17H35
COO CH2 CH COO C17H35। ऐसे ही 3 बार लिखना रहेगा C17H35। इसे कहते हैं उच्च अम्लीय उच्च वसीय ग्लिसरॉल एस्टर कहते हैं। ठीक है, यह ग्लिसरॉल एस्टर है। ग्लिसरॉल, यह ग्लिसरॉल नहीं है, यह ग्लिसरॉल एस्टर है। एस्टर क्यों एस्टर है? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लगा है, यह लगा एक ग्रुप एथिल का, और यहाँ पर क्या लगा है COO। यह एस्टर का निर्माण करता है। और इसके साथ जब हम NaOH मिलाकर गर्म करते हैं, क्या मिलाकर गर्म करते हैं? NaOH। और ये 3 लाइन में आया तो कितना NaOH ले आएंगे? 3 थे। और जब इसे मिलाकर गर्म किया जाता है या गर्म जल से क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर बनता है साबुन और बनता है ग्लिसरॉल। क्या बनता है? ग्लिसरॉल। आपसे ग्लिसरॉल का APSC नाम पूछता है बोर्ड में, सुन लीजिएगा ध्यान से। देखिए कैसे पता, अब क्या 3 OH है। अब देखिए सुन लीजिए, यहाँ पे इसके साथ लगा था पहले COO, इधर वाला, इधर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। यही तीनों हटा दीजिए, तीनों हटा दीजिए तो इकट्ठे 3 ला के रख दीजिए। 3 इकट्ठे ला के रख देंगे तो क्या बनेगा? 3 रखेंगे C17H35 COO। अब सुने, यहाँ पे Na है, Na यहाँ को उठा के यहाँ लगा दीजिए। 3 Na 3 यो है तो Na लग जाएगा, लग जाएगा क्या? अब ये Na लग गया तो यहाँ पर देखिए पूरा यह हुआ, यही साबुन कहलाता है। यही क्या होता है? साबुन। लेकिन अभी ये पूरा का पूरा बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? तो इसे क्या, अच्छा ये पूरा नहीं, केवल यह लाइन बची हुई है CH2 CH और क्या CH2। और यहाँ पे 3 OH बचा है तो पहले के साथ है 1 OH, दूसरे के साथ है 1 OH, तीसरे के साथ है 1 OH। यही होता है, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। और इसे क्या कहते हैं? साबुन, साबुन। ठीक है, यह हो गया ग्लिसरॉल, यह हो गया उच्च वसीय अम्ल का ग्लिसरॉल एस्टर। उच्च वसीय अम्ल का ग्लिसरॉल एस्टर। अब सुनिए थोड़ा सा, अच्छा इसमें बताइए प्रकृति किसकी प्रबल होती है? सबसे प्रबल अम्ल क्षारक कौन है? और क्या यह, अगर यह उच्च वसीय अम्ल का ग्लिसरॉल एस्टर है तो इसकी प्रकृति कमजोर होगी, और यहाँ पर इसकी प्रकृति अधिक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उच्च वसीय अम्ल का क्या है? उच्च वसीय अम्ल नहीं है, उच्च वसीय अम्ल का क्या है? ग्लिसरॉल एस्टर है। उच्च वसीय अम्ल का क्या है? ग्लिसरॉल एस्टर है। एस्टर आपने पहले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक ऐसे पढ़ा था CH3 COO C2H5, यह भी क्या है? एस्टर है। सुने, इधर हाइड्रोकार्बन, इधर हाइड्रोकार्बन और एथिल वाले समूह रहे, दोनों और कौन से समूह रहे? एथिल वाले। और बीच में COO हो तो इसका मतलब यह बनेगा क्या? एस्टर। जैसे यह बताइए क्या यह एस्टर है? C10 और H21 COO और यहाँ C2H5, क्या यह एस्टर कहलाएगा? कहलाएगा। ठीक है, तो ये एस्टर है। ये तो यह भी हमारे पास क्या है? एस्टर। क्या है? एस्टर। तो साबुन का निर्माण किससे हुआ है? सुन लीजिए, उच्च वसीय अम्ल का ग्लिसरॉल एस्टर जब किसके गर्म जल के साथ क्रिया कराया जाता है NaOH, और तब बनता है ग्लिसरॉल और क्या बनता है? साबुन। ठीक है, तो साबुनीकरण हेडिंग बनाइए और ये सूत्र अभी मत लिखिएगा, अभी मतलब यह मतलब रासायनिक समीकरण मत लिखिएगा। मैं 2 लाइन बोलता हूँ, उसे लिख लीजिए फिर लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखिए। साबुन का निर्माण, ऊपर हेडिंग जो बना लीजिए साबुनीकरण, और लिखिए उच्च वसीय अम्लों के, उच्च वसीय अम्लों के, उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को जलीय NaOH, जलीय NaOH या KOH, तो पोटेशियम कहाँ से आएगा? KOH से।
जलीय NaOH या KOH, जलीय NaOH या KOH के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। केवल साबुनीकरण लिख रहे हैं तो लिखिए केवल साबुन का निर्माण होता है। गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है। हो गया। अब यह उतार लीजिए, यह स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा, बहुत आसान है। आपको रटना क्या है, C17H35, उसके बाद COO CH2 CH। अच्छा यहाँ पर देखिए एक बंद था तो यहाँ पर H2 लगा कि नहीं, और यहाँ दोनों ओर से बंद है तो कितना H रहेगा, 2। 4 बनाएगा अधिक से अधिक, तो यहाँ 1 है, इधर 1 से जुड़ा होगा 2 2 2 4, यहाँ 1 2 1 इधर से 3, तो 1 किसकी कमी पड़ रही थी, H की, इसलिए बीच वाले में H एक कम होता है, बीच वाले में H एक क्या होता है, कम। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी 4 बंद बनेगा, एक बना C के साथ 2 H2 और 1 क्या OH 3, और नीचे बंद आ गया क्या 4। फिर देखिए 1 2 3 और OH मिला के कितना हो जाएगा 4। इसमें देखिए एक यहाँ पे एक ऊपर गया, इसके बाद 2 2 4 3 होगा, और एक OH का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ग्लिसरॉल का IPSC नाम आप लोग घर से अपने से निकाल के लेके आएंगे कल। अभी आगे देखिए हमारी बात। अच्छा, ग्लिसरॉल का अणुसूत्र याद रख लेंगे, परीक्षा में पूछता है ग्लिसरॉल का IPSC नाम बताइए, तो अपने से बताना होगा, फिर वहां पर ना आपको दिया नहीं रहेगा ग्लिसरॉल का अणुसूत्र। CH2OH CHOH CH2OH। CH2OH CHOH CH2OH ग्लिसरॉल लिख दा, ऐसे ही ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 कार्बन है अधिकतम, 1 2 3, और 3 ठे क्या है OH, 3 ठे क्या है OH। IPSC नाम बना के लाइएगा आप लोग। कुल साबुन यही प्रक्रिया से बनेला, कुछ की मात्रा में कुछ मात्रा इधर उधर की जाती, डब हो, पियर्स हो, फलाना हो, ढिकाना हो, ढिमकाना हो, कोई भी साबुन, यही प्रक्रिया सब बनेंगे। ठीक है, हाँ। जैसे यह बताइए, जैसे ये बताइए नाला का पानी लाएं और पीने वाला पानी लाएं, या आपके गांव से पोखरा का पानी लाएं, अणुसूत्र क्या होगा, H2O। साबुन चाहे जवन हो, सबका सूत्र क्या होगा, यही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बस। अब साबुन के 2 भाग होते हैं, एक होता अध्रुवीय भाग, एक होता है ध्रुवीय भाग। ध्यान दीजिएगा, साबुन के भाग, साबुन के भाग। अब सुनिए साबुन के भाग में क्या आता है। पहले यह याद हो जाएगा आराम से, C17H35 COO। कितना याद करना, कै बार, C17H35 COO, C17H35 COO। अब बताएं, यहां पे लिखना है CH2, यहां पर लिखना है CH, यहां पर लिखना है CH, और बॉन्ड इधर नहीं लगाना है, बॉन्ड इधर लगाना है। ठीक है, और यहां से फिर क्या लाना है, अभी भाग देखते हैं, पहले यह एक बार और देख लीजिए। 3OH 3NaOH, यह पूरा का पूरा निपटा देंगे इकट्ठे, और बनेगा CH2 CH CH2, बाहर आ गया सब टोटल निकल कर। और इसके साथ देखिए कुछ की कमी हो रही है, किसकी कमी हो रही है, देखिए एक यहाँ 2 हो गया, एक 3 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 है, एक बंद है, तो 3 हुआ कि नहीं, 3 हो रहा है, तो इसका मतलब एक एक की कमी है, एक एक बंद की कमी है, तो इसके साथ OH जोड़कर, इसके साथ OH जोड़कर, इसके साथ OH, यानी 3 OH निपट गया। क्या, जब 3 OH निपट गया तो बचा कौन तब, सोडियम। कै ठे, 3 ठे, और 3 ठे Na बचा है, तो एक इस पे लग जाएगा, एक इस पे लग जाएगा, और एक इस पे लग जाएगा। और क्योंकि यहाँ बंद को, यहाँ पर बंद वाला इकट्ठे निकल चुका है, तो बंद क्या आएगा नहीं, तो कै ठे बनेगा, टोटल 3 ठे इकट्ठे लिख सकते हैं, 3 ठे क्या, C17H35 COO Na। देखिए संतुलित भी है, सब कुछ है। अब देखिए यहाँ से 3 ठे Na आ गया, क्या आ गया, 17 तियां 51, 17 दूनी 34, 17 तियां 51, 3 ठे कार्बन यूं है, 3 ठे कार्बन, एक 3 ठे कार्बन यूं नहीं करूंगा, वो तो आप समझ लीजिए, समझ गए 35 दूनी CC
नहीं समझ में आया 35 दूनी सीसी कैसे? हाँ देखिए, अच्छा आप लोग थक गए होंगे, बोलिए भारत माता की। अब पढ़ते हैं साबुन के भाग। साबुन का सूत्र क्या आया था? C17H35 COO। यह देखिए, यह एक कार्बन की लंबी सी चेन आई क्या? अब इसे इतना लंबा है, कैसे दिखाएंगे? तो ऐसे ना दिखा देते हैं, और यहाँ लास्ट में कौन आ जाता है? COO निगेटिव, और साथ में Na इसमें लगा रहता है, तो Na को भूल जाइए अभी यहाँ पर। अच्छा, इस पे धन चार्ज होता है, इस पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस। आपके साबुन का जो मुख्य भाग होता है, अच्छा साबुन को उदासीन करने के लिए केवल सोडियम लगा होता है, बाकी इसका कोई महत्व नहीं है। उदासीन, जैसे कोई भी यौगिक होता है तो वह किस अवस्था को लेना चाहता है? अस्थायित्व अवस्था, अक्रिय गैस की अवस्था, मतलब कि वह किसी से क्रिया फिर ना करे। तो सोडियम क्यों मिलाया जाता है यहाँ पर? ताकि यह अब क्रियाशील ना हो। ठीक है, सुन लीजिएगा यहाँ पे, सोडियम का कार्य क्या है? केवल यह जो श्रृंखला है उसको क्या करना? उदासीन करना। जब धन और माइनस मिलते हैं तो क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। तो उदासीन, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम है और कौन है? क्लोरीन है। सोडियम के पास +1 माइनस इसके पास, यह दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? NaCl। अब बताएं, पहले यह आयनित रूप में थे और यहाँ पर मिल गए तो यह क्या हो गए? उदासीन हो गए। क्या हो गए? अब उदासीन। NaCl क्या हो गया? उदासीन। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? यहाँ NaCl केवल इसको उदासीन करने के लिए आता है, और इसमें दो पार्ट होते हैं मुख्यतः। एक यह कार्बन की श्रृंखला जो यहाँ पे ऐसे बना दी गई है, और दूसरा यह यहाँ वाला पार्ट C+O। इसे बोलते हैं आध्रुवी। इसे क्या बोलते हैं? आध्रुवी। और इसे क्या बोलते हैं तब? ध्रुवी। ध्यान दीजिएगा, साबुन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आध्रुवी और एक होता है ध्रुवी। एक होता है आध्रुवी, एक होता है ध्रुवी। अगर आध्रुवी की बात करेंगे तो यह होता है वसा में विलय। कहाँ विलय होता है? वसा में विलय होता है। वसा माने क्या होता है? तेल। अच्छा बताएं, आपके कपड़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा दागी लगती है तैलीय दागी। बनाते जाते हैं, खाते हैं, कुछ ना पनीर की सब्जी गिर गई, कुछ गिर गया, ऐसा चाउमीन गिर गई, चाट गिर गया, उसमें क्या होता है? तेल या हल्दी होती है। सभी आपके शर्ट पर या आपके कपड़े पर धब्बे छोड़ देते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा होता है, होता है। तो उस गंदगी से, उस तेल से कौन चिपकता है? आध्रुवी भाग। कौन चिपकता है? आध्रुवी भाग। जैसे कपड़ा साफ करना हो उसकी बात बता रहा हूँ। साबुन मतलब साबुन माने नहाने वाला मत समझिएगा, सब। ठीक है, हाँ सब आ गया। ध्यान दीजिएगा, आध्रुवी भाग तेल या वसा में विलय होता है। तो ध्रुवी भाग किस में विलय होगा? जब कपड़ा धोएंगे तो दूसरा चीज क्या रहेगा? एक आपके कपड़ा कहाँ धोएंगे? पानी में ऐसे घोर देंगे, सर जो भी मतलब साबुन, अच्छा साबुन से धो रहे हैं, मतलब ऐसे रगड़ रहे हैं। तो एक पार्ट होता है आध्रुवी भाग और एक पार्ट होता है ध्रुवी भाग। एक तेल में या वसा में विलय होगा जो आपके दाग लगे हैं कपड़े पर, और एक किस में विलय होगा? जल में। एक किस में? जल में। ठीक है, अब दोनों में मस्ती है खींचातानी। जल में विलय, अच्छा जल में विलय नहीं कहेंगे, विलय तो पूरा हो जाता है। इसे कहते हैं वसा स्नेही, और इसे कहते हैं जल स्नेही। जल स्नेही मतलब यह किसके साथ स्नेह करता है? वसा के साथ। यह किसके साथ मिलता है? वसा के साथ। और यह किसके साथ मिलता है? जल के साथ। ठीक है, और अगर यह वसा से नहीं है तो किसका विरोध करेगा? तो यह जल विरोधी होता है। और यह किसका विरोध करेगा? वसा विरोधी होता है। इसी विरोध के चक्कर में मैल साफ हो जाती है। इन दोनों में हो जाता है ना, ऐसे लफड़ा हो जाता है, तो इसके बाद ना फिर राइफल उठ जाता है। हाँ, फिर खोटा ठोकाता है, और फिर गंदगी कपड़े से क्या हो जाती है? निकल जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, साबुन के कितने भाग होते हैं? दो। एक भाग ध्रुवी होता है, एक भाग क्या होता है? आध्रुवी। एक ध्रुवी होता है, एक क्या होता है? आध्रुवी। आध्रुवी भाग कौन सा? जो ढेर का है, C17H35। यह जो लंबी सी श्रृंखला बनेगी, अब इसको बनाने के लिए ना जब ज्यादा कार्बन होते हैं ना तो ऐसे खींच दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है।
ये हो गया आध्रुवी भाग। और अध्रुवी भाग का किससे स्नेह है, किससे प्रेम है, किससे मोहब्बत है? वसा से। और किसका विरोध करेगा? जल का। आध्रुवी भाग को किससे स्नेह है? जल से। और यह किसका विरोध करेगा? वसा का विरोध करेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? परीक्षा में अगर बहुविकल्पी में आ गया बताइए साबुन का कौन सा भाग जल विरोधी होता है, तो क्या लिख के आएंगे? आध्रुवी। कौन सा भाग जल स्नेही होता है? ध्रुवी। अब हेडिंग आप ना एक संरचना मैं बनाता हूं, उसी के आधार पे आप लोग भी बना लीजिए। साबुन के भाग बीच में और दोनों ओर ऐसे निकाल लेंगे। लिखिए साबुन की संरचना। साबुन की संरचना में भाग। साबुन की संरचना। साबुन की संरचना में कितने भाग? 2 भाग। जो शुरू में दिख गया था वह कौन सा? आध्रुवीय भाग। ठीक है। अच्छा ये बताएं C17, यहां ध्यान दें, C17 H35 COO, इसमें अगर मैं इस पार्ट को लेता हूं तो केवल कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। यानी कि कौन सा हिस्सा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आध्रुवी। हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आध्रुवी। हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? आध्रुवी। ध्यान से देखेंगे आध्रुवी भाग कौन है? हाइड्रोकार्बन वाला भाग। हाइड्रोकार्बन वाला भाग, हाइड्रोकार्बन वाला। और दूसरा कौन बचा? ध्रुवीय भाग। दूसरा कौन बचा? ध्रुवीय भाग। ठीक है, ध्रुवीय भाग। अगर हम बात करेंगे, अच्छा आध्रुवीय भाग कौन हो गया, तो शेष जो बचा है वह कौन हो जाएगा? ध्रुवीय भाग। ठीक है, COO। अब ध्यान देंगे यह क्या है? वसा स्नेही। अच्छा स्नेही को ही रागी बोलते हैं। राग माने प्रेम होता है। वसा रागी भी बोलते हैं। वसा क्या बोलते हैं? रागी। वसा रागी। और क्या है? जल का तब क्या होगा? जल का विरोधी होगा, तो जल विरोधी। यहां से केवल बहुविकल्पी क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, इसलिए ऐसे ही बना के लिख लीजिए। वसा। अच्छा यह क्या होगा? यह किसका स्नेही होगा? जल स्नेही, या इसी को बोलेंगे जल रागी। राग माने प्रेम होता है। ठीक है। और यह किसका विरोधी होगा? वसा विरोधी। नोट कर लीजिए साबुन की संरचना। अच्छा इसके साथ एक चित्र भी बना लीजिएगा ऐसे। गलत बात है, देखिए अब यह वाला पार्ट जो कहलाएगा यह है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, तो इसे क्या कहेंगे? कौन सा भाग? आध्रुवी। और यह वाला पार्ट क्या कहलाएगा? सोडियम केवल इसमें क्या करने का काम करता है? सोडियम इसे क्या करने का काम करता है? उदासीन। अरे हाँ सोडियम, सोडियम इसके उदासीन करने का काम करता है। सोडियम या फिर कौन? पोटेशियम। ऐसे नीचे चित्र बना लीजिएगा यह वाला। हट गई नहीं, बहुत बहुत हट गई नहीं।